लव जिहाद के नाम पर केरल से 32,000 लड़कियां लापता हो गईं। एनआईए ने जांच की लेकिन कोई सबूत नहीं जुटा पाई। पिछले 8 साल में मोदी सरकार को भी पता नहीं चल पाया। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? कर्नाटक पुलिस, हाई कोर्ट, राज्य सरकार की एसआईटी, केंद्र की एनआईए जिस बात का पता नहीं लगा पाई, उसे एक फिल्म प्रोड्यूसर को कहां से पता लग गई? पहले कश्मीर फाइल्स और अब द केरल स्टोरी। क्या हिंदू सेंटिमेंट्स को उभार कर तिजोरी भरने का नया आइडिया बाजार में दौड़ने लगा है? 30 करोड़ में बनी कश्मीर फाइल्स ने 250 करोड़ का कारोबार कर दिया। अब 30 करोड़ में बनी द केरल स्टोरी से 500 करोड़ कमाने की उम्मीद। सेंसर बोर्ड ने 10 कट लगाकर ए सर्टिफिकेट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार क्यों कर दिया? भारी हंगामे के बीच पर्दे पर आ चुकी द केरल स्टोरी की कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, अगले 10 मिनट में चीर फाड़ करके आपको बता देंगे। द लखनऊ टाइम्स, आसमा और द लास्ट मॉन्क जैसी कम बजट की फिल्में बना चुके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन अब द केरल स्टोरी लेकर आए हैं। भारी हंगामे और बिन पैसे प्रमोशन के बीच फिल्म ने ठीक ठाक शुरुआत भी कर दी है और आगे माउथ पब्लिसिटी और मीडिया के सहारे फिल्म अपनी मंजिल यानी तगड़ी कमाई तक पहुंच सकती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी में रिलीज हुई इस फिल्म में ठीक ठाक पहचान बना चुकी अदा शर्मा के साथ योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इडनानी, विजय कृष्ण, प्रणय पचौरी और प्रणव मिश्रा जैसे चेहरे हैं। बताते हैं अदा शर्मा ने फिल्म के लिए 1 करोड़ की फीस ली है, जबकि बाकी कलाकारों ने 25-30 लाख रुपए। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह का दावा है सच्चाई को दिखाने के लिए उन्होंने इस फिल्म को बनाने का रिस्क लिया है। उन पर आरोप लग रहे हैं कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मुस्लिम विरोधी फिल्म तैयार की, तो उन्होंने इसका जवाब दिया, हम तो इस पर 8 साल से काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा नंबर है, ये नंबर हमने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं की, ये नंबर बिल्कुल प्रूफ के साथ हमने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड में ये फिल्म 2 महीना था, एक एक तथ्य चेक किया है। सेंसर बोर्ड को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ये नंबर 32,000 से ज़्यादा है। इस वक्त ये जो मामला है वो कोर्ट में है और हमने कल तक इस पे बहुत खुल के जवाब दिया था, पर क्योंकि आज ये मैटर कोर्ट में चला गया है तो हमें बताया गया है कि अब इस पे आप बात नहीं करेंगे। क्यों? बताया गया है इस फिल्म की कहानी दिल को दहला देने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लव जिहाद की खतरनाक साजिश लंबे समय से हिंदुओं के खिलाफ इस देश में रची जा रही है। फिल्म 4 युवतियों की जिंदगी पर आधारित है। कैसे कॉलेज जाने वाली 4 लड़कियां एक आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं। गायब होने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर पहले मुस्लिम धर्म में लाया जाता है और फिर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में ज्वाइन कराया जाता है। सच्चाई यह है कि फिल्म में बताई गई 95% बातों की जांच में आज तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। जहां तक आईएसआईएस की बात है, केरल की 4 महिलाएं अपने पति के साथ 2016 से 18 में अफगानिस्तान के नंगरहार पहुंची थीं। उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे गए थे। ये महिलाएं आईएसआईएस के उन हजारों लड़ाकों में शामिल थी जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरा सवाल, क्या लव जिहाद के पीछे कोई संगठित गिरोह है? तो जवाब है, केरल हाई कोर्ट को 2009 में दिए गए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि लव जिहाद को लेकर देश में कोई संगठित गिरोह नहीं है। माना कि उस समय सोनिया गांधी वाली यूपीए सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी पिछले 8 साल में न तो कोई ऐसे सबूत सामने आए, न ही मोदी सरकार ने माना। और केरला फाइल जो है, केरला फाइल हो या कश्मीर के ऊपर जो बनी थी फिल्म, इन फिल्मों के प्रोड्यूसरों को जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई इसमें नहीं है। अगर सच्चाई दर्शाया जाए तो कोई बोल नहीं सकता है, ये झूठ का पुलंदा है। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई मुस्लिम संगठन सक्रिय नहीं है कि किसी गैर नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाओ। एक कोई दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, कोई नहीं है। इसीलिए विरोधी इस पर हमला कर रहे हैं। फिल्म में कई कंट्रोवर्शियल डायलॉग भी रखे गए हैं, जैसे अगले 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। सच्चाई ये है, केरल की कुल 3.5 करोड़ आबादी का करीब 55% हिंदू जबकि 27% मुस्लिम है।
18% ईसाई है। एक महिला किरदार कहती है, अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट हिजाब गर्ल। यहाँ हिजाब को लेकर एक वर्ग की सोच दिखाई गई है जो लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इसी तरह भगवान शिव को लेकर भी कई कमेंट्स करवाए गए हैं। अब सवाल उठता है, फिल्म में जो दावे किए गए हैं वो सच्चे हैं या झूठे। सबसे पहले, क्या लव जिहाद वाकई हो रहा है? तो जवाब है, 2009 में मिली शिकायत के बाद एसआईटी की 24 टीमों ने घूम घूम कर केरल में जांच की। उनको कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की या हिंदू लड़के मुस्लिम लड़की जैसे लव मैटर्स सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है, जांच में आज तक साबित नहीं हो पाया। इस एसआईटी ने 21,890 लड़कियों के केसों की जांच की और पाया सिर्फ 229 ने ही दूसरे धर्म के लड़कों से शादी की है। उनमें भी केवल 63 ने धर्म बदला। 149 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से, जबकि 38 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की। 20 ईसाई लड़कियों ने भी हिंदू लड़कों से और 11 ने मुस्लिम लड़कों से शादी की। इसके बाद 25 जून 2012 को केरल के उस समय के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में बताया कि 2006 के बाद 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि केरल में 2011 से 2015 के बीच 5,793 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। ये भी सच है, ये आंकड़े कांग्रेस की यूपीए सरकार के जमाने के हैं। तो 2016 में मोदी सरकार आने के बाद केरल हाईकोर्ट ने एक केस आने पर जांच के आदेश दिए थे। लव जिहाद का कोई केस उसकी रिपोर्ट में नहीं साबित हुआ। फिल्म में आईएसआई के ज्वाइन करने की जो बात कही गई है उस पर गौर करें तो 2014-15 में सुरक्षा एजेंसियों ने 17 भारतीयों की पहचान की थी जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह था। उनमें से 3 केरल से थे। ये लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे और 2013-14 में सीरिया चले गए। मई-जून 2016 में महिलाओं और बच्चों समेत केरल के करीब 2 दर्जन लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए थे। जांच में आईएसआईएस के कासरगोड मॉड्यूल का पता लगा। जो लोग गायब हुए उनमें से अधिकांश उसी जिले के थे। यानी केरल में धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस में शामिल होने के मामले तो हैं, लेकिन ये सैकड़ों तो हो सकते हैं, लेकिन हजारों या 32,000 तो बिल्कुल नहीं है। ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें 5,000 केसेस का डिटेल था और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं। ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में ये अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। द केरल स्टोरी वो फिल्म है जो पूरे सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। दावा किया जा रहा है युवा इसके धड़ाधड़ टिकट बुक करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बज क्रिएट हो चुका है। कोई इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है तो कोई हिंदू लड़कियों को जागरूक करने वाली फिल्म बता रहा है। तो सवाल उठता है, फिर फिल्म को रिलीज क्यों होने दिया गया जब ये झूठ दिखा रही थी? तो जवाब है, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करती दर्जनों फिल्में अब तक रिलीज होती रही हैं। आमिर खान की पीके हो या अक्षय कुमार की ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में हिंदू भगवानों का मजाक बनाया गया। जब ऐसी फिल्में रिलीज हो सकती हैं तो फिर एक खतरे को आगाह करने का दावा करने वाली फिल्म को रिलीज करने में क्या दिक्कत है? फिर अगर आईएसआईएस को लेकर काल्पनिक सही अलर्ट किया जा रहा है तो होने दो। हाँ, इसमें किसी धर्म को बदनाम करना ठीक नहीं, कला को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बदनामी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब मुस्लिम पेंटर अहबब हुसैन ने मां सरस्वती की नग्न पेंटिंग्स बनाकर अरबों रुपए कमाए थे, तब भी उन पर बैन नहीं लगा कला के नाम पर। तो अब भला कला को रोक के दायरे में क्यों लाया जाए? वैसे भी आजकल इंटरनेट के जमाने में किसी भी तथ्य को आप बहुत लंबे समय तक छुपाकर या तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते। हाँ, सच्चे कंटेंट के नाम पर जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है उस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। तो फिल्म जिसको अच्छी लगेगी देखेगा, नहीं लगेगी तो नहीं देखेगा। इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का कोई आधार नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको फिल्म अच्छी लग रही है तो जाकर देखिए, नहीं लग रही है इग्नोर करिए, चिल मारिए। फेडरल भारत की रिपोर्ट।